हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं। आईएएस कोड 456 हम पढ़ रहे हैं और ये इंटरव्यू पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली। और ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू ही मतलब यहाँ पर मतलब इंटरव्यू के ही लिए इम्पॉर्टेंट है ये आपके रेट, क्योंकि आईएएस कोड तो हम सब लोग जानते ही हैं। 456 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी एग्जामों के लिए। जो लोग रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं इवन उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। पिछली कुछ क्लासों में मोस्टली आपने देखा कि आरसीसी के बेसिक बातों को मैं समझाने की हर तरह से प्रयास कर रहा हूँ। पार्ट 1 आपने किया, पार्ट 2 किया, पार्ट 3 किया और पार्ट 4 किया। इन 4 पार्ट को आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर सुने एक बार। स्पीड मोड पर लगा के पढ़ सकते हैं लेकिन ज़रूर लिखें उसको, ठीक है। आज हमारा पार्ट नंबर 5 है और इसमें मैं आपको क्या क्या जानकारी देने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। पहली बात तो मैंने कहा था शुरू से ही हम चल रहे हैं कि आरसीसी का मतलब होता है स्टील प्लस कंक्रीट। हर क्लास में यही बता रहा हूँ। स्टील में आपने सारी जब संपूर्ण जानकारी जितनी ज़रूरी थी वो ली कि HYSD क्या है, TMT बार क्या है, CTD बार किसको बोलते हैं, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार किसको बोला जाता है, ये सब तमाम जानकारी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि कंक्रीट पर जब हम पहुंचे थे कि कंक्रीट के लिए हमने सबसे पहले कंक्रीट के ग्रेड को जाना था, है ना, कंक्रीट के ग्रेड्स को जाना था। ये सब तमाम बातें हमने जानी थी। उसी तरीके से डियर स्टूडेंट हमारे पास कुछ क्वालिटी कंट्रोल हैं। जब कंक्रीट को हम बनाते हैं, कंक्रीट को जब बनाते हैं हम, तो कंक्रीट के लिए कुछ बातें हैं कि जब हम सैंपल बनाते हैं, क्योंकि एक डियर स्टूडेंट क्योंकि कंक्रीट से आरसीसी का स्ट्रक्चर मतलब बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं, छोटे बड़े सब बनते हैं। हो सकता है कि आपका कोई स्ट्रक्चर बिना किसी क्वालिटी कंट्रोल के, बिना किसी प्री कैलकुलेशन के फेलियर हो जाए तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। तो उसके लिए हम बड़े बड़े रिसर्चर या बड़े बड़े एक्सपीरियंस जो होल्डर होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि एनालिसिस करके अलग अलग मेथडों के हिसाब से कुछ हम क्वालिटी कंट्रोल कुछ लिमिटेशन लिखते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा, थोड़ा बता देता हूँ आपको, ये मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ अभी। जैसा आपने सुना भी होगा, शायद जिन लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे पास कुछ क्राइटेरिया दिए जाते हैं, वो क्राइटेरिया कुछ ऐसे, इसमें भी कोर्ट ने कुछ बातें करी हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट शुड नॉट बी लेस देन दिस FCK प्लस दिस है विच एवर इज मोर। ये भी सुना होगा। दूसरा क्राइटेरिया आपने एक और सुना होगा, दूसरा क्राइटेरिया आप सुना होगा, टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल टेस्ट रिजल्ट शैल बी एवरेज ऑफ द 3 स्पेसिमेन। इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन दैट मीन्स 15% ऑफ द एवरेज। ये जरूर सुना होगा आपने। एज पर आईएएस कोड 3 स्पेसिमेन ऑफ द सैंपल इज टेकन टू रिपोर्ट द स्ट्रेंथ, वी टेक द एवरेज ऑफ द 3 स्पेसिमेन टेस्ट, द इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन प्लस माइनस 15% ऑफ द एवरेज, इफ द वेरिएशन इज मोर देन सैंपल इज इनवैलिड। ये बातें आपने सुनी सुनाई जरूर होंगी। इसको मैं सारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टेंशन न ले। लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले डियर स्टूडेंट थोड़ा सा कुछ बातें हम करते हैं कंक्रीट के बारे में। हम जानते हैं कंक्रीट को 3 भागों में बांटा गया था, ये आपको पता भी होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ कोड के जो अमेंडमेंट है, मतलब कि जो संशोधन किए गए हैं आईएएस कोड 456 में, वो बातें भी आज करने वाला हूँ। कंक्रीट को डियर स्टूडेंट हम 3 भागों में बांटते हैं मोटे मोटे तौर पर। यही बात आपको पढ़नी भी है। कौन कौन सी बातें हैं सर, वो जरा बताओगे जरा? बिल्कुल बताएंगे, देखो ध्यान से सुनते रहो। पहली बात जो है वो है सर ऑर्डिनरी कंक्रीट। कंक्रीट की जब हम बात करते हैं तो पहली बात जो है वो है ऑर्डिनरी कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट, नॉर्मल कंक्रीट मतलब ऑर्डिनरी कंक्रीट। वैसे तो ऑर्डिनरी कंक्रीट आपने सुना जरूर होगा। दूसरी जो हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, और दूसरी बात होती है हमारी, दूसरी बात स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट शायद जब मैंने आपको कंक्रीट बढ़ाया था टेस्टिंग वाली वीडियो में, वहां पर भी समझाया होगा, ये देख लेना एक बार। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट। तीसरा एक आता है आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तीसरा जो आता है डियर स्टूडेंट, ये आता है आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। क्या बोलते हैं इसको? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब देखिएगा नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, देखते रहिएगा। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। 3 बातें आपने ध्यानपूर्वक सुन तो ली हैं, अब ध्यान से मेरी बात को समझना। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं अपने ऑर्डिनरी कंक्रीट की, तो इसमें आपका या तो M10 ग्रेड आएगा
या तो आपका M15 आएगा या तो आपका M20 आएगा। तो ये 3 ग्रेड जो हैं डियर स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग आते हैं। 3 ग्रेड जो आते हैं आपके M10, M15 और M20 जो ग्रेड कहलाते हैं वो इसके अकॉर्डिंग आएंगे, हमारे ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत? ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंतर्गत आएंगे। ध्यान से समझना, ठीक है ना? क्लियर है यहाँ से? वेरी गुड। अब यहाँ पर ये जो चीज चेंज हुई, अमेंडमेंट नंबर 3 था वो जो ये चेंज हुई ना, स्टैंडर्ड कंक्रीट। पहले अब अभी देखो तुम, स्टैंडर्ड कंक्रीट की हम बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट स्टैंडर्ड कंक्रीट जो हमारा शुरुआत होता है स्टैंडर्ड कंक्रीट, तो ये होता है आपका M25 से लेकर M60 तक, और ये चेंज हुआ है। अमेंडमेंट नंबर अगर आपसे कभी, वैसे पूछता नहीं है लेकिन कभी पूछा जाए, बहुत ज़्यादा डेप्थ पर कभी पहुंच जाए पैनल वाला, बोला जाएगा कि भाई पहले क्या सीन था, यहाँ पर कंक्रीट को जो ऑर्डिनरी कंक्रीट था, सॉरी स्टैंडर्ड कंक्रीट को जो हम डालते थे कितने ग्रेड से कितने ग्रेड तक कहते थे, तो हम कहेंगे कि सर पहले जो होता था M25 से M55 तक, M55 तक आपके चलता था। लिख देना कहीं पर अर्लियर कोड लिमिट, तो आपका M25 से M55 तक था पहले का कोड, ओल्ड कोड के लिख देना, एज पर ओल्ड कोड। लेकिन इसमें अमेंडमेंट नंबर 3 हुआ है, अमेंडमेंट का नंबर भी लिख देना, क्योंकि 4 अमेंडमेंट हुए हैं हमारे IS कोड 456 में। 4 अमेंडमेंट हुए हैं, अभी धीरे धीरे बताते चलूंगा आपके कौन कौन से हुए हैं, ठीक है ना? धीरे धीरे बताते चलूंगा, टेंशन ना ले। तो ये डियर स्टूडेंट एक्चुअली में M25 से M60 हो चुका है अभी अमेंडमेंट नंबर 3 से। नेक्स्ट हम कहते हैं कि हाई स्ट्रेंथ आपका जो कंक्रीट है इसके अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे, तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में एक्चुअली में ये शुरुआत होगा अब M65 से, क्या M65 से स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट, है ना? समझ रहे बात को? अब बोलेंगे सर M65 से कहाँ तक जाएगा ये, तो M65 से M100 तक ये जाता है, लेकिन हम इसके ऊपर भी अगर कभी चाहें तो हम इसमें ही इसको डालेंगे, इसके अंतर्गत ही डालेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ध्यान से सुनना, अगर पुराने कोड के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो ये था आपका M20 से लेकर M55, पुराने कोड के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो। यहां पर अगर पुराने कोड के अकॉर्डिंग पूछा जाए, एज पर ओल्ड कोड है, तो यहां पर था M60 से शुरू होगा और ये M80 तक था बस। इसमें अमेंडमेंट नंबर 3 किया गया, जो संशोधन किया गया IS कोड 456/2000 में, तो ये आपका जो है चेंज हो गया, ठीक है ना? ये चेंज हो गया, तो ये बात आपको याद रखनी है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है। अब आते हैं आगे आते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर पिछली क्लास में मैंने आपको टेस्टिंग करनी सिखाई थी, क्यूब टेस्ट आप करते हैं, एक करते हैं क्यूब टेस्ट और एक आता है आपका क्यूब टेस्ट और एक आता है आपका सिलेंडर टेस्ट। क्यूब टेस्ट और सिलेंडर टेस्ट। क्यूब टेस्ट मैंने आपको समझाया था, ये देखा गया, चलो इसको थोड़ा सा यहीं पर समझा देता हूं। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो क्यूब टेस्ट होता है क्यूब स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, वैसे मैंने वहां पर समझा रखा आपको, जब मैं टेस्टिंग आपको समझा रहा था ना, वहां पे समझा रखा है। तो क्यूब टेस्ट में हम 150 mm का क्यूब यूज करते हैं भाई, इसमें 150 mm का क्यूब यूज करते हैं। जबकि हम सिलेंडर स्ट्रेंथ की बात करें, सिलेंडर स्ट्रेंथ, तो सिलेंडर स्ट्रेंथ में हम कहते हैं कि वो जो होता है आपका जो सिलेंडर होता है वो कुछ ऐसा होता है डियर स्टूडेंट, ऐसा होता है ये सिलेंडर, कुछ इस तरह का होगा ये, है ना? ये इसका हाइट जो होता है 300 mm का होगा और ये जो डायमीटर रहता है ये 150 mm होता है, वो जो सिलेंडर होता है। मजेदार बात यह है कि क्यूब पर जब आप लोड लगाते हैं, ये है क्यूब डियर स्टूडेंट। और वैसे भी देखा जाए यार तो आप देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, बहुत बेसिकली समझना चाहते हो, तो आप बोलेंगे सर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हम लिखते हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है कंप्रेसिव लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना? कंप्रेसिव लोड आपका न्यूटन में रहा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका mm² में रहा होगा, तो न्यूटन पर mm² MPa में हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये देखा गया है कि कन्फाइनमेंट जोन, इसमें यहाँ पर देखा जाए तो ये इतना जोन में आपका जैसे लोड लगाओगे और इसमें जो है इसमें कम मिलता है थोड़ा सा ना, इसको एक्चुअली में प्लेट रेजिस्टेंट सिचुएशन कहते हैं, प्लेट रेजिस्टेंट सिचुएशन। खैर
वैसे भी देखा जाए तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ घट जाएगी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, देखा जाए तो 150 इंटू 150 ये ज़्यादा होगा है ना, 300 इंटू 150, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, इसका कम, इसका ज़्यादा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ घट जाती है। तो ये देखा गया है एक्चुअली में, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये देखा गया है, ये पाया गया है कि जो क्यूब स्ट्रेंथ आती है, आती दोनों से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, दोनों से ही सिलेंडर से हो या क्यूब से, दोनों ही से हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, लेकिन ये पाया गया कि 25% ज़्यादा पाई गई स्ट्रेंथ किसमें, क्यूब में। 25% ज़्यादा का मतलब है 1.25 का मल्टीप्लाई 1.25 इंटू सिलेंडर स्ट्रेंथ, ये पाया गया है सिलेंडर स्ट्रेंथ 1.25 सिलेंडर स्ट्रेंथ। और कभी कभार इसको ऐसा तो लिखा ही जाएगा, यहाँ पर इस तरह से पूछा जाएगा, बताओ बेटा व्हाट द रेशियो ऑफ द क्यूब स्ट्रेंथ टू सिलेंडर स्ट्रेंथ, ये भी पूछा जाता है, व्हाट द रेशियो ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ टू सिलेंडर स्ट्रेंथ, तो आप कहेंगे क्यूब स्ट्रेंथ अपॉन सिलेंडर स्ट्रेंथ दैट विल इक्वल टू 1.25। कभी उल्टा हो जाता है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिलेंडर स्ट्रेंथ टू क्यूब स्ट्रेंथ, उल्टा कर दो तो 1/1.25 करोगे, खुद करके देखना, सिलेंडर अपॉन क्यूब की बात कर रहा हूँ उल्टा, तो 1/1.25 करोगे तो ये हो जाता है 0.8, ये क्या हो जाएगा डियर 0.8 आपका हो जाने वाला है, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 0.8, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है भाई। तो ये थी आपकी, अब ये जो सैंपल हैं स्पेसिमेन हम बनाते कैसे हैं, क्या है इनकी क्वालिटी कंट्रोल कैसे चेक करेंगे, ये सब वैसे तो फील्ड नॉलेज है, मैं आपको साफ साफ तौर पे बता दूं, IS कोड तो है ही है, लेकिन ये ज़्यादा अगर आपको समझ आता अगर आप फील्ड में काम कर रहे हो तो, लेकिन टेंशन मत लो, जितनी हद तक यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी या जितनी ये बातें आपको समझनी चाहिए वो सब बातें मैं आपको बता दूँ। वैसे ये जो चीज़ें हैं क्वालिटी कंट्रोल वाली, फील्ड में ज़्यादा जब आप सैंपल में सच में करते हो तो फील भी होता है। खैर छोड़ो, आप यहाँ पर देखो, एज पर IS कोड क्या कहता है कि सबसे पहले आपको 3 स्पेसमेन लेते हैं, जब आप टेस्टिंग करते हो 3 स्पेसमेन लेने हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा 3 स्पेसमेन का मतलब क्या है, यहाँ पर कंफ्यूज मत करना, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट रहता है, एक होता है स्पेसमेन और एक होता है सैंपल। प्यारे विद्यार्थियों ये है सैंपल, ये सैंपल है, ध्यान से समझना, बहुत बेसिक बातें हैं, ये है सैंपल, ये क्या बोल दिया मैंने सैंपल, ठीक है ना, ये सैंपल, ये बड़ा बड़ा आपने कंक्रीट का एक सैंपल बना दिया, एक सैंपल है, इसी एक सैंपल से, ये सैंपल है ना पूरा, आपने एक पूरा बैच बना दिया, एक मिक्स बना दिया पूरा कंक्रीट, इसमें से आप अलग अलग एक स्पेसमेन लाए, दूसरा स्पेसमेन लाए, बनाया आपने, स्पेसमेन का मतलब क्यूब, तीसरा स्पेसमेन बनाया, तो सैंपल आपका बड़ा होता है और स्पेसमेन छोटा होता है, तो ये आपका पहला स्पेसमेन, सेकंड स्पेसमेन, थर्ड स्पेसमेन, तो ये बात समझ गए होंगे आप। तो मुझे लगता है कि जहां तक आप समझ गए होंगे आप, जो कंफ्यूजन रहता था आपको कि सैंपल और स्पेसमेन में, सैंपल का मतलब समझ गए आप, एक आपने बैच तैयार कर दिया पूरे सैंपल में आएगा, लेकिन उस सैंपल से भाई ऐसा तो है ना, आपने पूरा एक M20 का 10 बैग का, मतलब कि मान लेते हैं कि आप M20 का कंक्रीट बना दिया, M20 ग्रेड का बना दिया, तो एक बैग का लगेगा सीमेंट का, 1.5 बैग आपका फाइन एग्रीगेट का और 3 बैग आपका कोर्स एग्रीगेट का। इसी के हिसाब से, इसी के रेशियो के हिसाब से, जैसे मैं कहूँ कि 10 बैग आपने लगा दिए, 1 रेशियो, 1.5 रेशियो और 3 है, मैं कहूँ कि 10 आपने सीमेंट लगा रहे हैं तो 10 गुणा 1.5 करो, कितना हो गया 15, क्या लगेगा फाइन एग्रीगेट, 10 गुणा आप 3 करो तो ये सब 30 बैग लगेंगे किसके, कोर्स एग्रीगेट। तो इस हिसाब से आपने सैंपल बना दिया। अब ऐसा तो है नहीं ना तुम्हारा जो 150 mm का क्यूब है ये पूरे इसी से भर जाएगा, ऐसा तो है नहीं ना, उसके सैंपल बनाने पड़ेंगे, तो उसका एक छोटा सैंपल आपने बना दिया 150, दूसरा बना दिया, सॉरी स्पेसमेन, नॉट ए सैंपल, दिस इज द स्पेसमेन, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसमेन। तो स्पेसमेन और सैंपल में मुझे नहीं लगता कि यार आपको डाउट होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आगे थोड़ा सा, अब थोड़ा सा आगे आते हैं, डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, हम स्ट्रेंथ कब इसको कबूल लेते हैं, सुनेगा ध्यान से। एज पर IS कोड 3 स्पेसमेन ऑफ सैंपल, 3 स्पेसमेन लिया किससे, सैंपल से, सैंपल वो था, उस सैंपल से आपने लिए 3 स्पेसमेन। देखिएगा ये बहुत बेसिक बातें हैं सच में, इसमें मुझे जानबूझ के ज्यादा समय देना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग रट लेते हैं, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, कुछ हद तक हम समझ लेते हैं, कुछ हद तक तो आपको प्रैक्टिकली जब आप जाओगे फील्ड में जेई बनोगे तो या यही बनोगे तो वहां पर समझ आएगा, लेकिन अभी कुछ हद तक हम समझ लेते हैं। चलो हमने कहा एज पर द IS कोड 3 स्पेसमेन ऑफ द सैंपल इज टेकन टू रिपोर्ट द स्ट्रेंथ, मतलब कि 3 सैंपल का ही हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, 3 सैंपल के स्ट्रेंथ को हम रिपोर्ट करते हैं 3। अब देखिएगा, लेकिन वो भी चेक करना है कैसे, वी टेक द एवरेज ऑफ 3 स्पेसमेन, मान लेते हैं कि पहला जो सैंपल आया था, पहला स्पेसमेन आया था,
इस स्पेसमेन का डियर स्टूडेंट FC1 मैंने कहा स्ट्रेंथ, करेक्टर स्ट्रेंथ, दूसरे वाले का कहा मैंने FC2 और करेक्टर स्ट्रेंथ मैंने पिछली क्लास में समझा रखा है, तीसरे वाले का कहा मैंने FC3 कह दिया, 3 ले लिए। इन तीनों को क्या करना है, एवरेज करना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, FC1 प्लस FC2 प्लस FC3, एवरेज कर दिया क्या, तो ये क्या हो गया आपका F एवरेज आ गया। ये मैं बोल देता हूं इसको F एवरेज आ गया, ठीक है, एवरेज आने निकालना आ गया। इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन द प्लस माइनस 15% ऑफ द एवरेज। प्यारे विद्यार्थियों, इंडिविजुअल वेरिएशन का मतलब है कि FC2 माइनस FC1 शुड नॉट बी मोर देन, शुड नॉट बी मोर देन मतलब कि इट शुड नॉट बी मोर देन क्या इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन दी 15% ऑफ द एवरेज, मतलब कि प्लस माइनस 15% ऑफ द एवरेज। और एवरेज कौन सा एवरेज, एफ एवरेज, ये कहने का मतलब है। समझ गए बात को। अरे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए मैं समझा देता हूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, इधर एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, क्या यही ले लेता हूं मैं, चलो यही है वो एक्चुअली में कहानी। एग्जाम्पल ले लेता हूं मुझे यहां पर देखना है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ध्यान से समझना, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ठीक है ना, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं 31.5, 30.8 और 31.5, 30.8 और ये आ गया मेरा 31.2। इस तरह से मैं 2-3 मतलब कि रैंडमली ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं मैं, रैंडमली ले रहा हूं। 31.5, 30.8 और 30.5 हो गया, मान लेते हैं इसको 30.5 कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका FC1 ये आया था, FC2 ये आया था, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, FC3 आया, और ये कौन सा ग्रेड के लिए आया था, एग्जाम्पल के लिए आपने क्या किया था, मतलब कि M30 के लिए किया था। इसकी आ रही है ये स्ट्रेंथ, इस सैंपल के हिसाब से आपने बनाया था एग्जाम्पल के लिए। तो हम कहेंगे कि सर इन तीनों का जो एवरेज है, पहले एवरेज निकालो। तो एवरेज कहोगे आप, सर एवरेज हो जाएगा 31.5 प्लस 30.8 प्लस 30.5 अपॉन 3 कर दो, तो सर एवरेज क्या हो जाएगा, एफ एवरेज जो आ जाएगा 31.9 आ रहा है क्या, कल के देखो सर 30.9 आ रहा है, 30.9। अब 30.9 का इंडिविजुअल वेरिएशन देखो, इंडिविजुअल वेरिएशन है जो आपका इंडिविजुअल वेरिएशन, दैट मीन्स आप दिस माइनस दिस करो, इट शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द एवरेज, प्लस माइनस 15% ऑफ द एवरेज, प्लस माइनस कर देना यहाँ पर, प्लस माइनस 15% ऑफ द एवरेज। कहने का मतलब मेरा ये है डियर स्टूडेंट, प्लस माइनस का मतलब नहीं समझ रहे होंगे आप शायद, हैं, प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं सर। प्लस माइनस का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि आप, ये है लिमिट, ये है लिमिट डियर स्टूडेंट, आप इस लिमिट के बीच में रहोगे। ये है तुम्हारा 0.85 टाइम्स ऑफ एफ एवरेज और ये है आपका 1.15 टाइम्स ऑफ द एफ एवरेज, यही है क्या, इसके बीच में होने चाहिए क्या लिमिट। अरे यार प्लस 15 एवरेज का, एफ एवरेज का 15% जोड़ दो, इसका मतलब 1.15 ऑफ एफ एवरेज 100% में 50 माइनस 15% कम कर दो, मतलब 0.85 एफ एवरेज, समझ गए। तो मैं कहूंगा कि जो आपका एफ, इन दोनों का वेरिएशन है, इन दोनों का वेरिएशन जो है सर, ये आपका इनके बीच में होना चाहिए, मतलब कि जो इंडिविजुअल वेरिएशन है कि दो सैंपल का, दो स्पेसमेन, सैंपल यूज नहीं करेंगे, दो स्पेसमेन का जो एवरेज है, मतलब कि जो वेरिएशन है वो आपके इन दिस लिमिट में होना चाहिए। अगर होता है, यही तो लिखा है, वी रिपोर्ट द स्ट्रेंथ, वी टेक द एवरेज ऑफ द 3 स्पेसमेन, लिया एवरेज लिया, द इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन द 15 प्लस माइनस 15% ऑफ द एवरेज, ठीक है ना। चलो ये चीज तो आपको समझ आ गई होंगी, लेकिन यहां पर आपका देखेगा मतलब कि आपको क्वालिटी कंट्रोल के लिए देखेगा 2 क्राइटेरिया है एज पर IS कोड 456/2000, देयर आर 2 क्राइटेरिया फॉर द क्वालिटी कंट्रोल, लिख देना 2 क्राइटेरिया फॉर द क्वालिटी कंट्रोल। एक है पहला, स्ट्रेंथ ऑफ द 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट शुड नॉट बी लेस देन, पहला ये है, कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट शुड नॉट बी, ये डियर स्टूडेंट यहां पर क्या है, कंसेक्यूटिव का मतलब समझ रहे, एग्जांपल से समझाऊंगा, टेंशन न लो, एग्जांपल से लगाऊंगा। होता क्या था डियर स्टूडेंट, यहां पर
स्ट्रेंथ ऑफ द 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, उसको भी समझाऊंगा आपका। 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव का मतलब समझा सकते हो मुझे? अगर मुझे समझा सके तो बताओ। नहीं समझा पाएंगे सर। देखो 1 सैंपल, 2 सैंपल, 3 सैंपल, 4 सैंपल, यही तो होगा। 4 नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या समझो, 4 सैंपल आपको लेने बोला गया ना, 4 नॉन ओवरलैपिंग। इसमें आप क्या करोगे सर, ए स्पेसमेन, बी स्पेसमेन, सी स्पेसमेन, क्योंकि आपको कितना लेना था, एक सैंपल में आपको 3 स्पेसमेन लेने थे। एक सैंपल में आपको 3 स्पेसमेन लेने थे। ये किसने कहा है? ये भी कोड ने कहा है। एक सैंपल में 3 स्पेसमेन लेने, ये आपको पहले कहा गया है, पहला कह दिया है। अब क्राइटेरिया को समझेगा। 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव। 4 नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है कि डियर स्टूडेंट आपके 4 नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि डियर स्टूडेंट आप क्या करोगे, जैसे कि 1 2 3 यहां से उठा दिए, 3 यहां से उठा दिए, ठीक है ना। ओवरलैप नहीं करने चाहिए, ओवरलैप नहीं करना चाहिए कि आपने 3 यहां से उठा दिए, है ना, और एक यहां से उठा दिया, अभी एक यहां से, इसका भी उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद जब यहां के इसके 3 सैंपल उठाओगे तो यहां पर आपका ओवरलैप नहीं करना, मतलब कि डबल बार नहीं आना चाहिए, एक बार आना चाहिए, समझ गए। तो ये बात है आपकी ओवरलैप का। तो इनडायरेक्टली आप देखा जाए तो 12 सैंपल बनेंगे, 12 सैंपल। अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो 12 सैंपल हो गए ना, 4 हैं, हर एक सैंपल के क्या है, अरे यार 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे और 3 इसमें भी होंगे। स्पेसमेन सैंपल बह रहा हूं, 4 स्पेसमेन के, सॉरी 4 सैंपल के 3 अलग अलग स्पेसमेन बनने, तो 12 हो गए ना। तो 12 स्पेसमेन में आपके ओवरलैप नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आपके 4 ऐसे ले लो आप, तो ये फिर से आप ओवरलैप मत कर देना, समझ रहे हो। ये आपके इंडिविजुअल होने चाहिए, कोई भी हो जाए इंडिविजुअल होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अरे 3 यहां से हो गए, 3 यहां से, 12 हो गए टोटली, उसमें से ओवरलैप करके नहीं करोगे, ये कहने का मतलब है। स्पेसमेन आप सैंपल आपने जो बना दिए ठीक है, पर्टिकुलर ग्रेड के लिए जो भी है। तो अब चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, टेंशन ना ले, शायद समझ गए होंगे आप, इस बात से तो समझ ही गए होंगे यहां पर, शायद मैं समझता हूं। अब देखो यहां पर कोड जो आपका कहता है, एक चीज और कहना है यहां पर मुझसे आपको, डियर स्टूडेंट एक अमेंडमेंट आपका और आया है यहां पर। कौन सा अमेंडमेंट सर? ये वाला। ये अभी पहले 4 था नए कोड के अकॉर्डिंग, ये जो पहले था 4 था यहां पर, लेकिन नए कोड के अकॉर्डिंग इसको 3 कर दिया गया है। एज पर द न्यू कोड, एज पर द न्यू कोड, एज पर न्यू कोड, ये इसको क्या कर दिया गया है यहां पर, एज पर द न्यू कोड दैट विल बी 3। यहां पर आप इसको लिखोगे FCK+4। देखो मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल से कर देते हैं, एग्जाम्पल से सेट हो जाएगा सारी बातें। एग्जाम्पल क्या है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको M30 का एग्जाम्पल लेके चलता हूं, M30 का लेके चलते हैं। एवरेज स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर M30, एवरेज स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर M30, ध्यान से देखते रहो। M30 एवरेज। अब देखो तरीका क्या था, क्या बताया था मैंने, सबसे पहले आप FCK लिखोगे प्लस 0.825 और सिग्मा करोगे, सिग्मा बार है वो, सिग्मा बार वही स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो करके देखो पहले, इसको कैलकुलेट करो सर, ये हो जाएगा FCK का वैल्यू 30 है, प्लस करोगे 0.825 और M30 के लिए याद करो 5 लिखाया था क्या, याद है आपको? फॉर M30 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दैट विल 59 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे 34.125 आएगा, 34.125 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। लेकिन अभी आपको दूसरा भी तो काम करना है, अरे दूसरा काम ये भी तो करना है, और FCK+3 और FCK+3 करना था क्या, क्योंकि नए कोड के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो FCK+3 का मतलब है 30+4, इसका मतलब हो गया सर ये 34। हमें क्या कहा गया था, विच एवर इज नॉट मोर, मतलब कि विच एवर इज मोर, मतलब कि आपको मोर को ढूंढना था, ज्यादा। तो ज्यादा कौन सा है जी, ज्यादा यही वाला है ना, ज्यादा कौन सा है जी, ज्यादा है हमारे पास 34, ज्यादा कौन सा है 34.125। अब इसका करेंगे क्या, अब इसका क्या करेंगे आप बताओ, इसका क्या करेंगे बताओ। ये जो 34.15 है डियर स्टूडेंट, समझ गए, इसी को हम यूज करेंगे,
इसको ही हम यूज करेंगे आप एवरेज के लिए, ये है यूज, ये है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, समझ गए बात को, क्लियर है यहाँ तक। इसको नहीं यूज करेंगे, ये वाला, इसको यूज करेंगे हम। एवरेज स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड जो है M30 की जो एवरेज स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होगी किसी पर्टिकुलर 4 नॉन ओवरलैपिंग के लिए, तो ऐसा करना था। स्ट्रेंथ ऑफ द 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। किसी भी 4 जो आप सैंपल अलग अलग बना रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है कम नहीं होनी चाहिए इस लिमिट से, समझ के बात को। तो ये कहने का मतलब विचएवर मोर यहाँ से कर लोगे। तो पहला तो ये था भाई, पहला क्राइटेरिया तो ये था आपका क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ये देख लिया आपने। दूसरा क्राइटेरिया जो है वो ये है, टेस्ट रिजल्ट ऑफ दिस सैंपल। तो आपको पहली बात तो टेस्ट रिजल्ट आपको 3 स्पेसिमेन का करना होता है, मैंने समझा दिया। और इंडिविजुअल वेरिएशन जो है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन ±15% ऑफ द एवरेज, और वो मैंने आपको तरीका बता दिया। और ज़्यादा इलिबरेट करने चाहती है चीज़ों को तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो ये थे आपके क्वालिटी कंट्रोल चेक करने का तरीका। ये था प्यारे विद्यार्थियों आपको क्वालिटी कंट्रोल चेक करने का तरीका, समझ गए बात को, ठीक है, कोई समस्या नहीं है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं आपको समझाने वाला हूँ इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपका क्रिप से जुड़ा हुआ है। इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट और इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। फिर विद्यार्थियों मैं मोटे मोटे तौर पर अगर आपको समझाऊं, अगर मैं मोटे मोटे तौर पर समझाऊं, ये सारी बातें हो चुकी हैं, ये देखेगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। यार विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट और जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, इन दोनों बातों को ध्यान रखना तसल्ली से। जब मैं बात करता हूँ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट तो आपके दिमाग में 2 बातें आती हैं कि सर एक फार्मूला ऐसा था 5000 ऑफ अंडर रूट ऑफ FCK, एक फार्मूला ऐसा था, या तो एक फार्मूला ऐसा सर 5700 अंडर रूट ऑफ FCK। भले ये फार्मूला अभी यूज नहीं किया जाता, ये IS कोड 456 1978 के अकॉर्डिंग था, ये यूज नहीं किया जाता अभी तुम्हारा 2456 2000 के अकॉर्डिंग 5000 अंडर रूट ऑफ FCK है। लेकिन इतना आसान नहीं है एक्चुअली में। अगर कभी कोई डेप्थ पर क्वेश्चन पूछ ले और आपकी जानकारी पूछना चाह रहा है कि इलास्टिसिटी और क्रिप कहाँ से रिलेट है, क्रिप इफेक्ट क्या है, वो सब बातें आपको बताऊंगा, उसका ही यहाँ पर जो है कि क्रिप कोएफिशिएंट, क्रिप इफेक्ट सब आपको जानकारी लेनी जरूरी होगी, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द कंक्रीट हमको पढ़ना है और इतना आसान नहीं है। वैसे तो मोटे मोटे तौर पर जो है डियर स्टूडेंट ना, वैसे तो मोटे मोटे तौर पर आपने जरूर सुना होगा ये बात कि हम एक पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी, सुना जरूर होगा आपने, एक पढ़ा है शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी और इसको लिखते हैं हम 5000 अंडर रूट ऑफ FCK, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। मतलब कि साफ साफ तौर पर हमारा फॉर्मूला बन गया है EC = 5000 अंडर रूट ऑफ FCK। सभी ने रटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कोड कौन सा कहता है, तो ये कोड है आपका एज पर IS कोड। ये कौन सा कोड है, IS कोड 456 2000 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इसी का मोस्टली यूज करते हैं हम। लेकिन यहीं पर अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि IS कोड IS 456 1978 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी थी, कैसे देखो, इस शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी EC = 5700 अंडर रूट ऑफ FCK करेक्ट स्ट्रेंथ मतलब। और बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव भी इसमें तुरंत पूछ लिया जाता है कि FCK दे देगा, ग्रेड दे देगा, तुरंत कर देना उसको, मेगा पास्कल में गीगा पास्कल में दे देता। खैर ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है अभी बताने का, मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि इलास्टिसिटी और क्रिप का इफेक्ट क्या है वो भी मैं आपको बताते चलूँगा। लेकिन उससे पहले 2 शब्द आपने सुने होंगे, एक होगा शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी और एक होता है लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी। लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी, लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी इसको तो हम EC से कहते हैं, इसको EC डैश आप कह सकते हैं जल्दीबाजी में। EC डैश = हो जाएगा 5 मतलब कि शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी अपॉन 1 + थीटा। यहाँ पर जो थीटा होगा ना दोस्तों, थीटा आपका क्या हो जाता है, इसको हम कहते हैं क्रिप कोएफिशिएंट। मतलब क्या आ गया ना, क्रिप शब्द आना ही वाला था और आ ही चुका है,
आना तो जरूरी था भाई क्रीप कोएफिशिएंट। क्रीप क्या है, एक मोटे मोटे तौर पर मैं आपको समझा दूं। क्या होता है ना कि कोई भी स्ट्रक्चर हो तो समय के साथ साथ उसमें अपने लिमिट तक, मतलब कि धीरे धीरे उसमें सैगिंग होती रहती, कुछ डिफॉर्मेशन। अब अंडर द कांस्टेंट लोड, ध्यान रखिएगा, लोड की बिना कई बढ़ोतरी के, बिना इंक्रीजमेंट किए हुए, उसी जो लोड आपका पहले से था वही लोड पर धीरे धीरे समय के साथ साथ 1 साल 2 साल, मतलब कुछ ना कुछ सैगिंग, कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है, उसी को हम क्रीप इफेक्ट कहते हैं। अगर आप डेफिनेशन की बात करें, क्रीप, व्हाट इज द क्रीप, अगर आपसे पूछा जाएगा हाउ कैन यू डिफाइन द क्रीप, आप कहेंगे क्रीप इज द कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन अंडर द कांस्टेंट लोड। दिस इज द कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर अंडर द कांस्टेंट लोड। दैट मीन्स दिस इज द टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। कैसे कहोगे टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि आप बोलेंगे सर स्ट्रक्चर रखा है, अब लोड जब बढ़ा नहीं रहे तो कैसे डिफॉर्मेशन आ सकता है, वो आता है। ये आपकी जो है क्या है, स्ट्रक्चरल जो है कंडीशन है, ठीक है ना। खैर, ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर की इलास्टिसिटी के साथ भी होती है। कैसे, मैं कहूँगा कि अभी कोई नया स्ट्रक्चर है जिसमें कि लोड आपने कम लगा रखा है, तो कम लोड में अगर आप जैसे मान लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझो, ये कोई स्ट्रक्चर है, ये समझ लो, ये आप, ये कोई स्ट्रक्चर है, कोई फोन है मेरा, ये स्ट्रक्चर मान के चलो। अभी आपने कम लोड लगाया, धीरे धीरे कम लोड, इनिशियल पीरियड में जब आपका कंस्ट्रक्शन ही हो रहा था तो लोड कम था, मान लेते इस लोड को रिमूव कर दें तो ये फिर से अपनी रिगेन कर पाएगा पोजीशन को, तो यही तो इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी का मतलब है किसी स्ट्रक्चर पर, जैसे मैं कहूँ कि ये मेंबर है, इस मेंबर पर लोड लगाया आपने तो ये खींचा था, कुछ इतना खींच गया था, लेकिन लोड कम था, आपने इस लोड को रिमूव कर दिया, अगर ये फिर से अपनी ओरिजिनल अवस्था पे आ जाता है तो हम कहते हैं कि इलास्टिक स्टेट में है, इसमें इलास्टिसिटी खूब जमाजम भरी है। लेकिन इसको खूब बढ़ाते जाओ, खूब समय भी हो गया, 5 महीना 6 महीना, खूब बढ़ाते जाओ लोड को, तो ये अगर लोड को अगर रिमूव कर दें तो फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश तो करेगा, ये वापस रिकवर करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन पूरी अपनी इनिशियल अवस्था पे नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, समय के साथ साथ इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। शुरुआत में क्या होगा, लोड कम रहा होगा तो फिर रिमूव कर, मतलब कि रिगेन कर सकता है, धीरे धीरे मतलब इलास्टिसिटी, मतलब कि कहीं ना कहीं ये बात समझ आ गया हमें, और मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक बात समझ आ गया कि भाई इलास्टिसिटी और क्रीप का कहीं ना कहीं जो है संबंध तो जरूर है। वो किस तरह का संबंध है वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में भी, लेकिन इतना कंफर्म हो चुका है कि इलास्टिसिटी और क्रीप का संबंध आपस में तो जरूर है। इसी वजह से ये फॉर्मूला तैयार किया गया एक्सपेरिमेंटली कि EC अपॉन 1 प्लस थीटा, दैट मीन्स EC इज द शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी, जो कि शुरुआत की होती है मैक्सिमम, मतलब बताऊंगा अभी आगे, और एक होगा आपका थीटा, दिस इज द क्रीप कोएफिशिएंट। खैर छोड़ो इस बात को, फिलहाल के लिए मोटे मोटे तौर पर हमने समझ लिया। अब आते हैं कि डियर स्टूडेंट, एक्चुअली में हम ये बात तो जानते हैं भाई, इलास्टिसिटी मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं आपसे कहूँ कि इलास्टिसिटी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और ये बात तो आपने हुक्स लॉ से भी पढ़ा हुआ है भाई, आपने पढ़ा हुआ है ना ये हुक्स लॉ से। कैसे, आपने हुक्स लॉ पढ़ा होगा शायद, हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में चिल्ला के कह रहे थे वहां पर कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही कह रहे थे क्या, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस इज इक्वल टू लिखोगे आप इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, और यहीं से तो आप लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और ये बात मजेदार है कि जब हम बात करते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो ये नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन होगा, और जब हम बात करते थे यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो ये होता था शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी नॉर्मल लोड की, क्योंकि सारी की सारी बातें अभी मैं नॉर्मल लोड के हिसाब से कह रहा हूँ, तो नॉर्मल स्ट्रेस ही लगेगा, इसी वजह से ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आया। तो कहाँ से आया, समझ आ गए, मतलब ये कंफर्म हो गया कि भाई जो इलास्टिसिटी है वो दो चीज़ों का रेशियो है, और किन किन का, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। ध्यान से समझना अब क्या है, मैं आपसे कह रहा हूँ किसी बॉडी पर ही कोई भी माइल्ड स्टील लगा लो, कोई भी आप ऑब्जेक्ट, कोई भी मेंबर ले लो, आप इस पर लोड लगाओ, नॉर्मल लोड है, सेक्शन के परपेंडिकुलर है, ये सेक्शन है इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लोड, तो हम कहेंगे कि सर दो चीज़ें होंगी, अगर मैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व बनाऊंगा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व बनाऊंगा, ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक दे रहा हूँ आज आपको, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व बनाऊं तो हम क्या कहेंगे कि जैसे जैसे सर हम लोड लगाएंगे ना, जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे तो फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। स्ट्रेस क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रेस, स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी। मतलब कि किसी भी बॉडी पर जब आप एक्सटर्नली कोई फोर्स लगाते हैं तो इंटरनली एक प्रतिरोध जनरेट होता है, ये स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस लगेगा तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेन भी, खिंचाव भी होगा। तो हम एक कर्व जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा शुरुआत में देखिएगा,
ये कुछ एक कर्व ऐसा जनरेट होता था। कंक्रीट की बात करूं तो कंक्रीट के लिए कुछ ऐसा ही होता है। माइल्ड स्टील की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर कंक्रीट, क्योंकि कंक्रीट आपका ब्रिटल में फेलियर होता है ना, तो ये सडनली फेलियर दे देगा, तो यहाँ पर तक आपका ऐसा आएगा ये। भले माइल्ड स्टील के लिए आपने बनाया होगा कर्व भी कुछ ऐसे यील्डिंग पॉइंट आता है, फिर आपका अल्टीमेट पॉइंट, ऐसा नहीं आता कंक्रीट में ना। कंक्रीट में आपका इलास्टिक जोन आता है, उसके बाद आपका क्या आता है, परफेक्टली प्लास्टिक जोन नहीं आता है इसमें, मतलब कि प्लास्टिक जोन इसमें आता ही नहीं है, किसमें, ब्रिटल मटेरियल में, ध्यान रखना इस बात को। खैर ये बात है। अब यहाँ पर देखो, क्या मैं आपको बोल सकता हूँ, इसको थोड़ा सा और पीछे के ले जाते हैं, इतना ले जाता हूँ मैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। एक एंगल यहाँ पर जनरेट हो रहा है क्या, इस वेरिएबल, जैसे जैसे ये कर्व बना दिया मैंने, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, तो ये स्लोप जो है ये थीटा, और आप जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू, अरे यार समझो बात को, हमने क्या कहा, देखो समझो कर्व को बनाना सीखो। जब हमने लोड लगाया, लोड के साथ स्ट्रेस बढ़ा, तो मैं कहूंगा कि 2 के स्ट्रेस पर, जैसे 2 के स्ट्रेस पर इतना स्ट्रेन जनरेट हो गया, मैं कहूंगा कि 3 के स्ट्रेस पर, 3 की वैल्यू के स्ट्रेस पर इतना स्ट्रेन हो गया, मैं कहूंगा कि ये लीनियरली बिहेवियर, तो कर्व जनरेट हो गया किसके वर्सेस हुआ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो मैं कहूंगा कि जो थीटा है, ये जो थीटा है टेन थीटा, तो ये होता है हाइट अपॉन बेस, सब लोग जानते हैं प्रॉपरली, तो ये हाइट अपॉन बेस होता है। हाइट का मतलब क्या है, यहाँ पर ये स्ट्रेस ही तो है, ये वाला वाई एक्सिस में क्या है, स्ट्रेस, और इसमें बेस बताओ, बेस में क्या है सर, स्ट्रेन, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, टेन थीटा हाइट अपॉन बेस, बेस क्या है, स्ट्रेन, तो बेटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इनडायरेक्टली ये ई की बात कर रहे हैं हम, क्या, तो मैथमेटिक्स का रूल है, बस हर जगह गणित है, तो टेन थीटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू ई, ये इनडायरेक्टली क्या है, ये आपका क्या है, इलास्टिसिटी है। तो यहीं से हमें पता लग गया कि इलास्टिसिटी कुछ नहीं है, एक स्लोप है, और ये स्लोप है आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का। किसी भी मेंबर के लिए, वो माइल्ड स्टील का है, डक्टाइल, कोई भी मटेरियल है, डक्टाइल है, ब्रिटल है, कुछ भी है, तो ये जो ई है ये क्या है, एक तरह का स्लोप है, और वो किसका स्लोप है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप है। समझ आ गया। अगर आपको इतनी बेसिक बातें क्लियर हो चुकी हैं तो आगे मैं बढ़ सकता हूँ, ठीक है ना, अगर ये क्योंकि बेसिक था, चलिए हटा देता हूँ, ये रफ चीज था आपके लिए समझाने के लिए। अब आते हैं डियर स्टूडेंट, देखो हमें यहाँ पर 3 तरह की इलास्टिसिटी दिखती हैं। एक होता है EIT, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक होता है सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और एक होता है टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक्चुअली में कर्व तो तुम्हारा ऐसे ही बनता है, जो हम इलास्टिसिटी कर्व बनाते हैं, ये कंक्रीट का कर्व है, दिस द स्ट्रेस वर्सेस, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, यहाँ पर ऊपर हेडिंग बना सकते हैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर द कंक्रीट, ध्यान रखना कंक्रीट का है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सर कंक्रीट में जो स्ट्रेन डेवलप होता है, जहां पर याद होगा आपको स्ट्रेस का कर्व कुछ ऐसे बनता था, याद करो उसको LSM को ऐसे बनता था, तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगल होता था, इसमें स्ट्रेन की जो वैल्यू होती थी 0.002, यहाँ पर मैक्सिमम में 0.0, वही चीज है वो, याद आ गया। अब इधर देखो, इधर देखना जरा ध्यान से, अगर ये याद आ गया, देखा यह गया है कि एक्चुअल कर्व जो कंक्रीट का बनता है ना, यहाँ पर ब्रिटल आके इधर फेलियर होने वाला है, तो इसलिए एक्चुअल कर्व तो ये बनता है। लेकिन IS कोड जो 456/2000 में रिवीजन किया गया, तो इसमें थोड़ा सा कर्व को आगे लेके चलता है, वो मान के चलता है कि लीनियर चलता है, 0.0035 का स्ट्रेन हम लेके चलेंगे, क्योंकि उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी खूब लगा देता है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब देखिएगा भाई, एक है EIT और एक है आपका ES और एक है ET, इन तीनों को समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिएगा पहला है EIT, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनिशियल टेंजेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये बात तो सभी लोगों को क्लियर हो गया है कि E का मतलब एक स्लोप है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप है। अब ये बात पता लग गई तो यहां से आपको मदद मिल जाएगी। देखो, स्लोप ऑफ द कर्व एट द ओरिजिन, शुरुआत में ओरिजिन में ये क्या है, स्लोप है, दिस वैल्यू इज कंसिडर्ड एज पर द IS कोड, EC इज इक्वल, मतलब कि जो इनिशियल में है ये सबसे ओरिजिन पर है, और इसकी वैल्यू कितना कंसिडर किया जाता है IS कोड के द्वारा, 5000 ऑफ √f(c) के, 5000 √f(c) के। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो, आप खुद कर्व में देखो, एक स्लोप ये है, एक यहाँ पर अभी आगे बताऊंगा, एक ये वाला है। सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू है इस स्लोप का सबसे बड़ा वैल्यू यही है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा देर के लिए बोल देता हूँ कि सर दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या मैक्सिमम वैल्यू है इलास्टिसिटी की, इसी की। और सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ पर दूसरा बोला जाता है, क्या दूसरा क्या बोला जाता है, इसको डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है। भाई देखो, डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है। दूसरी बात,
ये भी सच है कि विद इन द इलास्टिक पोर्शन, जैसे कि WSM है, वहां पर हम केवल इलास्टिक तक जाते हैं, इलास्टिक जोन तक, तो वहां पर सारे के सारे इलास्टिक क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। दूसरी चीज टेंजेंट मॉडुलस क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज कॉल्ड एट टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या समझे डियर स्टूडेंट, यह कर्व कुछ ऐसा आता है, बीटल के लिए ऐसा आता है कर्व कुछ, यहां पर देखेगा मैं थोड़ा सा भाई मजे ले रहे क्या? वही तो यार, वही तो यार, इतने डेप्थ पर पढ़ाता हूँ मैं, इतने मेहनत से, फिर भी ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर AIT ES ET
ये सब तमाम बातें मैं कराता हूँ आपको अगली क्लास में, क्योंकि कंटिन्यूटी में है। तो अगली क्लास एक्चुअली स्टूडियो में हमारे सर की, तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, अगली क्लास में करता हूँ इसको कंटिन्यू, ठीक है। और इसको कंटिन्यू के साथ साथ मैं इसमें आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि हाँ किस तरह से हम WSM में इसको बराबर कर देते हैं तीनों को, और अगर आप LSM में जाते हैं तो वहाँ पर ये पहले ज़्यादा होता है, इसका ऑर्डर बताऊंगा। तो चलिए खैर टेंशन न ले, इसकी सारी जानकारी आपको अगली क्लास में दे देता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।